हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ, क्योंकि इसके पहले के 4 एपिसोड मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जो कि आपको मेरे इसी चैनल पर मिल जाएंगे। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ वूजिन ने कैमरा में पर्क को आते हुए देख लिया था। अब तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती कि क्या करूँ। जल्दी से ताइयोंग को पुश करते हुए उसके रूम में पहुँचा दिया कि प्लीज 10 मिनट के लिए यहीं पर रहना और बिल्कुल खामोश रहना। सिर्फ यही नहीं बल्कि जल्दी से सियोन को भी उठाते हुए इसके पास ले आई थी। बाहर पड़ा हुआ सारा सामान भी इधर उधर कर दिया ताकि पर्क को कुछ पता ना चले। इसके बाद जाकर उसने पर्क के लिए दरवाजा खोला। उसको देखकर अनजान बन रही थी कि अरे यनसियोंग आप, जो कि उसका निक नेम था, जबकि इधर ताइयोंग और बेबी सियोन उसे दरवाजे से देख रहे थे। ताइयोंग को याद आया कि वूजिन ने बहुत बार इसका नाम मेरे सामने लिया था कि मैं उसकी नजर में गंदी नहीं बनना चाहती, और ये भी कहा था कि वो मेरा फर्स्ट लव है, मैं उसको बहुत प्यार करती थी। अब वो सारी कहानी समझ चुका था, जबकि पर्क घर में इधर उधर देख रहा होता है और वूजिन जल्दी जल्दी से उसके सामने आ जाती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी नजर किसी भी ऐसी चीज पर पड़े कि उसे ताइयोंग और बेबी सियोन के बारे में पता चल जाए। तभी उसने हाथ में टेडी बियर उठाया और पूछने ही वाला था कि ये किसका है, जबकि सियोन भागकर आते हुए कहता है कि मेरा टेडी बियर। ताइयोंग भी उसको रोकने के लिए भागकर उसके पीछे आता है और यहाँ बेचारे का किसी चीज से पाँव लग गया था, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से गिर गया। साथ में खाने का डब्बा भी गिरा देता है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा वो बेचारा एम्बेरस फील कर रहा था। पर्क भी देखकर पूछने लगा कि वूजिन ये सब कुछ क्या चल रहा है। वूजिन भी काफी एम्बेरस थी। वो कहती है कि क्यों ना हम बाहर चलकर बात करें, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। जिसके बाद वो पर्क को लेकर बाहर चली गई थी और ताइयोंग को इशारा करके सियोन का ख्याल रखने के लिए कहा। इधर ताइयोंग बेचारा बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रहा था कि वो पर्क के सामने ऐसे जमीन पर पड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में वूजिन ने पर्क को सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था और सॉरी भी करती है कि पहले मैंने तुमसे झूठ बोला, जबकि पर्क उसे कहने लगा कि कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ कि सब कुछ इतनी आसानी से बता देना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। अब से तुम्हें किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बताना। जबकि वूजिन ने जवाब दिया कि मेरे ब्रदर इन लॉ का भाई मेरी बहुत हेल्प कर रहा है। इधर ताइयोंग को गन साफ करते हुए काफी गुस्सा भी आ रहा था। तब तक वूजिन भी वहाँ पर आ जाती है और इसका फेस देखकर ही वो समझ गई थी कि इसे गुस्सा आ रहा है। सॉरी करते हुए कहती है कि तब मुझे समझ नहीं आई कि मैं क्या करूँ, लाओ मुझे दो, मैं साफ कर देती हूँ। उस वक्त गिरकर तुम्हें चोट तो नहीं आई, दिखाओ मुझे। ताइयोंग बोला कि सॉरी किस वजह से कर रही हो, कि तुमने हम दोनों को रूम में छुपा दिया क्योंकि तुम हमारी वजह से एम्बेरस फील कर रही थी कि कहीं हम तुम्हारे पहले प्यार के सामने ना आ जाए, या फिर इसलिए कि उस वक्त जब सियोन को चोट लगी थी तो तुम मजे मजे से अपने प्यार के साथ घूम फिर रही थी। वूजिन बोली कि उस वक्त मैं सच में बिजी थी और बस भी कर दो, अगर तुम्हें पूरी कहानी पता ना हो। ताइयोंग गुस्से से अपने रूम में चला गया था। उसने देखा कि उसके हाथ पर चोट भी आई थी, लेकिन खैर इसको इग्नोर करते हुए वो अभी भी उस वक्त गिरने की वजह से बहुत एम्बेरस फील कर रहा था। नेक्स्ट सीन में वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर की सफाई कर रहा था और काफी बुरे मूड में था, जबकि उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। यकीनन उस लड़की के साथ रहने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ताइयोंग बहाने लगाता रहा कि मुझे बस गुस्सा आ रहा है कि इस घर को बनने में और कितना टाइम लग जाएगा। हर जगह सियोन को साथ ले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। यूजिन ने उसको इशारा करके चुप करवा दिया क्योंकि सियोन भी इस वक्त वहीं पर था। खैर अब ताइयोंग ने बताया कि उस लड़की की वजह से मैं उसके पहले प्यार के सामने गिर पड़ा था, इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है। तभी इसे एमीचू का मैसेज आया कि तुमने फोटोज को प्रिंट भी नहीं करवाया। यहाँ वूजिन ने भी वो उनको सब कुछ बता दिया था, जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे समधी जी को ऐसे रिएक्ट तो नहीं करना चाहिए, कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो तुम्हें पसंद करने लग गया हो। वूजिन ने जल्दी जल्दी से आगे आकर उसको खामोश करवा दिया कि मैंने कितनी बार कहा है नॉवेल्स पढ़ना बंद कर दो। दूसरी तरफ वूजिन ने सामने से पर्क को आते हुए देखा तो वो जल्दी जल्दी से साइड पर जाकर चुप गई थी, और पर्क के जाने के बाद एक और कोलीग उसे देखते हुए कहने लगा कि अरे वूजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो ना मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। आफ्टर दैट मीटिंग का सीन दिखाया गया और मीटिंग खत्म होने के बाद पर्क वूजिन से कहता है कि तुमने इंटरव्यू पर जो फूड स्टोरी सुनाई थी वो के फूड को काफी पसंद आई, क्यों ना तुम एक और स्टोरी राइट करो। नेक्स्ट सीन में एमीचू का हस्बैंड, जो कि वही डायरेक्टर जोमू था, उसके पास आते हुए कहता है कि इतने सालों से मैं तुम्हारे साथ काम कर रहा हूँ, तुमने मेरी तारीफ तो कभी नहीं की, और उस लड़के ताइयोंग का नाम लेकर उसकी तारीफ की। इस बात को लेकर इनके बीच में बहस चलती रही। एमीचू बोली कि वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अभी तक तुमने डिवोर्स पेपर पर साइन क्यों नहीं किए। जोमो बोला कि 20 साल तक तुमने मेरी जिंदगी को अजाब बना कर रखा, अब इतनी आसानी से मैं तुम्हारी शर्तें थोड़ी ना मान जाऊंगा। मुझे एलमनी चाहिए, और हाँ, हमारे इस पपी से दोबारा कभी मिलने के बारे में तुम सोचना भी मत। तब तक वहाँ पर ताइयोंग आ गया था, जो डोर पर नॉक करता है। अगले ही सीन में एमीचू उसे पूछ रही थी कि आज उस बच्चे को अपने साथ नहीं लाए, जिस पर ताइयोंग ने जवाब दिया कि उसे मैं अपने दोस्तों के पास छोड़ आया हूँ। और एमीचू कहती है कि मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम शूट करते हुए उस बच्चे को भी शूट करोगे। साथ ही वो सियोन की क्यूट क्यूट सी पिक्चर्स दिखा रही थी और
कहती है कि बस इन्हीं पिक्चर्स की वजह से मैंने तुम्हें चूज कर लिया है। तायोंग ने जवाब दिया कि फिल्म कैमरास को यूज करने में मुझे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं, और एमिचू कहने लगी कि अच्छा तो फिर ये क्या है। वूजिन की पिक्चर दिखा देती है कि ये तुम्हारी वाइफ है क्या। उसने तो फौरन से मना कर दिया और फिर इसने पूछा कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड, पर वो फिर भी यही कह रहा था कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। एमिचू को उस पर हंसी आ रही थी कि जितना स्ट्रांगली तुम नहीं कह रहे हो इसका मतलब तो हाँ ही लग रहा है, और इस तरह की पिक्चर्स तो इंसान तभी क्लिक कर सकता है जब वो पूरे दिल से कर रहा हो। नेक्स्ट सीन में तायोंग सियोन को घर वापस लेकर आ रहा था और साथ ही उसे एमिचू की वो बातें याद आ रही होती है कि कैमरा आपकी इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है, तभी आप ऐसी पिक्चर्स क्लिक कर पाते हो। लेकिन फिर जल्दी ही उन बातों को अपने दिमाग से हटा देता है क्योंकि वो कंफ्यूज से कंफ्यूज तर होता जा रहा था। दूसरी तरफ वूजिन भी घर आते हुए सोच रही थी कि तायोंग को कैसे मनाऊं, ऐसा क्या करूं कि उसकी नाराजगी खत्म हो जाए। तभी उसकी नेबर हांजी उसको पीछे से आवाज देकर रोकते हुए कहती है कि अच्छा हुआ तुम मुझे यहीं पर मिल गई, हम लोग कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम लोग हमारे साथ चलोगे? इस तरह बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे। वूजिन को याद आया कि डॉक्टर ने कहा था कि सियोन को उसके गार्डियन के अटेंशन की जरूरत है, इसलिए उसको ये आइडिया बुरा नहीं लगा। नेक्स्ट सीन में वो कैंपिंग पर जाने के लिए पैकिंग कर रही होती है और तभी उसे तायोंग का ख्याल आया कि मुझे उससे भी पूछ लेना चाहिए। जैसे तैसे करके उसने डोर पर नॉक किया और जब तायोंग बाहर आया तो उसे पूछती है कि हम कैंपिंग के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? वो बोला कि यूं अचानक से। वूजिन ने जवाब दिया कि हाँ मौसम भी अच्छा है और बच्चे भी एंजॉय कर लेंगे। याद है डॉक्टर ने क्या कहा था कि सियोन को गार्डियन के अटेंशन की जरूरत है। ये सुनकर तायोंग फौरन से मान गया कि अच्छा अच्छा ठीक है, और अगले ही सीन में उस बेचारे को बच्चों के बीच में बिठाया हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बच्चों के शोर की वजह से वो बहुत तंग आया हुआ था। वूजिन को पूछने लगा कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि इतने सारे बच्चे भी होंगे। वो बोली कि थोड़ी देर सब्र करो ना, जब पहुंच जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वो सभी लोग पहुंच जाए थे और अब कैंप लगाने की बारी आई। वूजिन काफी कोशिश कर रही होती है पर उसे नहीं हो पाया, तो तायोंग कहने लगा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, लाओ मैं कर देता हूँ। और फिर फटाफट से स्टार्ट हो गया। जितना जल्दी जल्दी वो इसे लगा रहा था ऐसा लग रहा है कि वाकई ही उसके बाएं हाथ का काम है। थोड़ी ही देर में कैंप भी खड़ा हो गया, लेकिन उसमें से बाहर आता है हांजी का हस्बैंड इम सियोंग, जो कि उन दोनों को लगे हुए देखकर उन पर हंसने लगा। वूजिन को भी तायोंग पर गुस्सा आ रहा था कि तुम तो कह रहे थे ये तुम्हारे बाएं हाथ का काम है, अब तुमसे हो ही नहीं रहा। और वो कहता है कि इसमें मेरी क्या गलती, तुम्हारा टेंट ही किसी काम का नहीं है। इम सियोंग ने इनके पास आकर पूछा भी कि मेरी हेल्प चाहिए क्या। वूजिन तो हाँ कहना चाह रही थी पर तायोंग ने फौरन से मना कर दिया कि नहीं नहीं हम कर लेंगे, तुम जाकर अपने बच्चों के साथ थोड़ी देर खेल लो। अब वूजिन को उस पर और ज्यादा गुस्सा आने लगा। खैर थोड़ी देर में जैसे तैसे करके उन लोगों ने टेंट तो लगा लिया था और इसे देखकर खुश हो रहे होते हैं कि तब तक वहाँ पर बच्चे पहुँच जाए। उन लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट्स लगाई और ये टेंट गिर पड़ा, यानी कि इन लोगों की मेहनत बेकार चली गई और अब दोबारा से लगाना पड़ेगा। कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि बेचारे तायोंग ने ये मेहनत फिर से कर ली थी और वो वूजिन से कहता है कि मुझे अब समझ में आई कि मुझे कैंपिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद। वूजिन ने हंसते हुए जवाब दिया मगर हमारी सारी मेहनत बेकार नहीं गई, हमारा गोल पूरा हुआ। वो देखो सियोन मजे मजे से बच्चों के साथ खेल रहा था और यही तो ये दोनों चाहते थे। खैर अब ये दोनों एक दूसरे से कल के बारे में बात करना चाह रहे थे और इससे पहले कि कुछ कह पाते तभी उन बच्चों में से एक ने आवाज दी कि सियोन का पैम्पर चेंज कर दे, जिसकी वजह से वूजिन वहाँ से उठकर चली गई। जबकि तायोंग के पास हांजी की बेटी आते हुए कहती है कि मिस्टर सोन क्या आप मेरे बॉयफ्रेंड के लिए मेरी कुछ पिक्चर्स क्लिक कर देंगे। वो इसके हाथ से कैमरा लेते हुए कहता है कि बॉयफ्रेंड रखने के लिए अभी तुम बहुत छोटी हो, और दूसरी बात ये कि मिस्टर सोन कहने के बजाय मुझे अंकल कह दिया करो। आफ्टर दैट वो सिर्फ उस बच्ची की नहीं बल्कि सभी मेंबर्स की पिक्चर्स क्लिक करता है, जिसमें सियोन और वूजिन की भी कर रहा था। थोड़ी देर तक इनकी ये वीडियो और पिक्चर शूटिंग चलती रही, जिसके बाद तायोंग अपने कैंप में आते हुए कहता है कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गया, ये बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं थकते। तभी उसे फोन की आवाज सुनाई दी जो कि वाइब्रेशन पर लगा हुआ था। उसने अपना फोन चेक किया तो उसे तो कोई कॉल नहीं आ रही। तभी उसे वूजिन का फोन नजर आया जिस पर की कॉल आ रही थी। फोन देने के लिए वो वूजिन के पास जाता है जो कि हांजी से बातें कर रही थी। हांजी से पूछने लगी कि वो लड़का तुम्हारा कजन भी नहीं, कोई ब्लड रिलेटिव भी नहीं, तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? वूजिन ने जवाब दिया कि अरे ऐसा कुछ भी नहीं, दूर दूर तक भी वो ऐसा मेरा कुछ नहीं लगता, हम टोटली स्ट्रेंजर्स हैं। ये बातें बाहर ही खड़ा तायोंग सुन रहा था और इधर हांजी पूछने लगी कि अगर वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता तो क्या उसके साथ रहना तुम्हें अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाता? वूजिन बोली कि हाँ होता है ना अनकंफर्टेबल फील, कभी कभी तो हम एक दूसरे से आंखें मिलाकर बात भी नहीं कर सकते, लेकिन खैर जल्दी ही वो चला जाएगा और फिर सियोन को सिर्फ मैं
ही संभालूंगी। पता नहीं क्यों लेकिन ताइयोंग उसकी इन बातों से काफी ज्यादा हर्ट हुआ और उसको फोन दिए बगैर ही वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सब लोग मिलकर बारबेक्यूज खा रहे थे। हांजी ने पूछा कि वो लड़का क्यों नहीं आ रहा, उसने नहीं खाने क्या। वूजिन बोली कि पता नहीं, मैंने टेंट में देखा तो सही मगर वो है ही नहीं। तभी उसे ताइयोंग नजर आया और वो उसे आवाज दे रही थी लेकिन ताइयोंग ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। वूजिन को लगा कि शायद उसने मुझे सुना नहीं होगा। फिर बारबेक्यूज लेकर उसके पीछे टेंट तक आ गई थी कि तुम्हें नहीं खाने क्या। वो बोला कि नहीं खाने, मुझे भूख नहीं। वूजिन को समझ नहीं आती कि अब फिर से इसको क्या हो गया है। बारबेक्यूज खिलाने की कोशिश कर रही थी कि बहुत टेस्टी है, तुम टेस्ट तो करो। ताइयोंग उसका हाथ पुश करते हुए उसको मना करना चाह रहा था मगर इसी चक्कर में उसके हाथ से वो प्लेट गिरा देता है जिसकी वजह से वूजिन को भी काफी बुरा लगा। जिसके बाद वो सॉरी करते हुए कहती है कि अब से मैं तुम्हें बोदर नहीं करूंगी और वहाँ से चली गई थी। हांजी की बेटी भी उसे देखते हुए कहने लगी कि कितना बदतमीज इंसान है। मॉम ने उसे मना कर दिया कि बेटा ऐसा नहीं बोलते और फिर अपने हस्बैंड को मारते हुए कहती है कि कितनी बार मैंने कहा है इसके सामने ऐसे वर्ड्स मत बोला करो। यहाँ ताइयोंग उस मीट को उठाने लगा, शायद उसको भी लगा कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया। दूसरी तरफ वूजिन को दिखाया गया जिसे काफी गुस्सा आ रहा था कि अजीब इंसान है वो, कभी भी इसका मूड खराब हो जाता है, पता ही नहीं चलता। तभी उसे पर्ट की कॉल आई जो इसे कह रहा था कि तुमने मैसेज का जवाब नहीं दिया और वूजिन बोली कि ओह माफ करना, मैंने अभी अपना फोन देखा, असल में हम बाहर कैंपिंग के लिए आए हुए हैं। जिसके बाद वो काम के बारे में कुछ पूछ रहा था लेकिन उसे आवाज नहीं आती क्योंकि सिग्नल्स इशू थे, इसलिए वूजिन वहाँ से ऊपर की साइड को चली गई और हमें दिखाया जाता है कि वहाँ जाना मना था। आफ्टर दैट घंटे गुजर चुके और अब रात हो चुकी। ताइयोंग सियोन को खाना खिला रहा होता है तभी हांजी उसे पूछने लगी कि काफी देर हो गई, वूजिन अभी तक वापस नहीं आई। ताइयोंग ने जवाब दिया कि उसे कॉल कर लो ना, जिस पर हांजी कहती है कि तुम्हें लगता है मैंने उसे कॉल नहीं की होगी पर उसका फोन बंद जा रहा है। वैसे तुम्हारा बिहेवियर कुछ ज्यादा ही रूड था, जबकि वो बेचारी तो तुम्हारे बारे में अच्छा अच्छा कहती रही। इस पर ये धीरे से कहने लगा जैसे मैंने सुना ही ना हो। हांजी ने भी उसकी ये बात सुन ली। वो कहती है कि मैं सच कह रही हूँ, वो मुझे बता रही थी कि तुम उसके घर से जाने वाले हो इसलिए वो काफी सैड है। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि जब ताइयोंग वहाँ से चला गया तो वूजिन बता रही थी कि स्टार्ट में मुझे अनकंफर्टेबल फील होता था लेकिन सच कहूँ तो अब उसके जाने के बारे में सोचकर मुझे बुरा फील होता है। वैसे वो बहुत अच्छा इंसान है मगर कभी कभी उसका मूड ऑफ हो जाता है। ये सुनकर अब ताइयोंग को रियलाइज हुआ कि उसने कितना बुरा किया। वो कहता है कि आप प्लीज सियोन का ख्याल रखो, मैं उसे देख कर आता हूँ। इसके बाद तो वो जगह जगह ढूंढ रहा था लेकिन वूजिन का कुछ भी पता नहीं चला। इम सियोंग भी उसके साथ ढूंढ रहा होता है और वो कहने लगा कि शायद हमें पुलिस रिपोर्ट कर देनी चाहिए। ताइयोंग बोला कि हाँ ठीक है तुम पुलिस रिपोर्ट करो, तब तक मैं उसे आगे देख कर आता हूँ। चलते चलते वो एक दूसरे से भी पूछ रहा था लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता। आखिरकार उसने वूजिन का नाम चिल्लाते हुए ऊंची ऊंची आवाजें लगाना शुरू कर दी थी क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है। लेकिन आखिरकार वूजिन ने उसकी आवाज सुन ली और वो आवाज देते हुए कहती है कि ताइयोंग क्या ये तुम हो। जैसे ही ताइयोंग को उसकी आवाज सुनाई दी तो वो उसी तरफ भागने लगता है और आखिरकार उसको वूजिन मिल गई। वो पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और कैसे पहुँची। वो बेचारी अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगी कि किस तरह मैं यहाँ पर पहुँची और फिर मुझे पता ही नहीं चला कि मेन रास्ता किस तरफ है, मैं खो गई। ताइयोंग उसके पास आकर उसे हौसला देता है कि अच्छा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, चलो चले। आप क्या हुआ, तुम्हारे पाँव पर चोट लगी हुई है क्या? मेरा हाथ जोर से थाम लो। वूजिन अब उसके साथ उठकर वहाँ से जाने ही वाली थी कि तब तक वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो गई। ताइयोंग को खुद की कोई परवाह नहीं थी मगर वो वूजिन की फिक्र कर रहा था। फिर उसे एक साइड वाली जगह पर ले आया था और इम सियोंग को कॉल करते हुए कहता है कि वूजिन मिल गई है। इसके बाद वो वूजिन का जख्म देखने लगा कि एक बार मुझे देख लेने दो, जबकि वूजिन ऐसे उसे देख रही थी कि ये मेरी इतनी फिक्र क्यों कर रहा है और दोनों एक दूसरे को देखकर काफी एम्बेरस फील करने लगे। खैर इसके बाद वूजिन ने उसे थैंक यू कहा कि मैं बहुत ज्यादा डर गई थी लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पे ज्यादा ही ट्रस्ट करने लग गई हूँ, शायद मैंने इतना सोचा भी नहीं था। इस पर ताइयोंग ने जवाब दिया कि ऐसी कोई बात नहीं है, उस वक्त अगर तुम्हारे सामने तुम्हारा दुश्मन भी आ जाता तो तुम्हें वो अच्छा ही लगता। जिस पर वूजिन ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकते क्या, बस सीधा सीधा यू आर वेलकम ही बोल दो। ताइयोंग ने जवाब दिया कि बारिश मुझे इसलिए नापसंद नहीं है क्योंकि मैं उसमें भीग जाता हूँ, बल्कि एक और भी वजह है जो कि तुम्हारी रीजन के बिल्कुल ऑपोजिट है। तुम्हें बारिश इसलिए पसंद है क्योंकि तुम्हारी सिस्टर तुम्हें पिकअप करने के लिए आती थी और तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन मेरे केस में जब भी बारिश होती थी तो मैं किसी का बहुत बेसब्री से इंतजार करता था कि शायद वो मुझे लेने आ जाए, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। वो
वो एक बार भी नहीं आया। प्रेजेंट पे उसने देखा कि वूजिन मेरी वजह से काफी सैड हो गई है, तो अब वो बात को मजाक में लेने लगा कि हाँ तुम्हारे उस फेवरेट जिनो की बात कर रही हूँ, वो इतना भी अच्छा नहीं था। खैर बारिश रुक गई है, हमें अब चलना चाहिए। इधर वूजिन कहने लगी कि आज के बाद से बारिश में मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया करूंगी। हर बारिश का तो वादा नहीं कर सकती, हाँ लेकिन समटाइम्स मैं जरूर आऊंगी। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा कभी कोई अम्ब्रेला था ही नहीं, तो आज से मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनूंगी। उसकी ये बातें सुनकर तायोंग तो जैसे इमोशनल ही हो गया हो। इसके बाद वो वूजिन को उठाते हुए ला रहा था और साथ ही उसे डांट रहा होता है कि कुछ खाया पिया करो, इतनी हल्की हो तुम। जबकि वूजिन पूछने लगी कि क्या अब से हम फ्रेंड्स बन गए, जिस पर तायोंग कहने लगा कि क्या मतलब, कैसे फ्रेंड्स। और इस पर वूजिन को गुस्सा आ जाता है कि अब भी तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं बना रहे, फिर मुझे नीचे उतारो नीचे उतारो। तायोंग को मजबूरन कहना पड़ा कि अच्छा ठीक है, हम दोस्त बन गए हैं। वूजिन काफी खुश हो गई और कहती है कि अब से हम अच्छे दोस्तों की तरह बात किया करेंगे। नेक्स्ट सीन में वापस आकर उसने हांजी को सॉरी की कि मेरी वजह से आप लोग भी परेशान हुए, लेकिन हम अब वापस जाना चाहते हैं। जिस पर हांजी बोली कि इस वक्त तो इमसियोन ने ड्रिंक कर रखी है। वूजिन ने जवाब दिया कि अरे कोई बात नहीं, हम टैक्सी करवा के चले जाएंगे। जिसके बाद वो टैक्सी में बैठकर वापस जा रहे होते हैं और पीछे बैठा हुआ तायोंग सियोन से बातें कर रहा था। वूजिन को जब याद आया कि उस वक्त तायोंग मुझे किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहा था, तो उसे काफी अच्छा लगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो लोग घर पहुंच आए थे। अंदर इंटर होने से पहले तायोंग उसे कह रहा था कि क्यों ना हम डॉक्टर के पास चले, जबकि वूजिन कहती है कि आज वीकेंड नाइट है, मैं कल चली जाऊंगी। इसके बाद तायोंग सियोन से कहता है कि चलो आंटी का शुक्रिया अदा करो कि वो हमें एंजॉय कराने के लिए लेकर गई थी। और इधर वूजिन बोली कि मैंने कहा था ना कि अब से हम दोस्तों की तरह बात किया करेंगे। तभी वहाँ पर पर्क आ गया था जो कहता है कि तुमने फोन का जवाब नहीं दिया, मैं परेशान हो गया था इसलिए यहाँ चला आया। वूजिन ने बताया कि हाँ वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। तायोंग को घर के अंदर जाने के लिए कहा और खुद पर्क के साथ वहीं पर खड़ी हो गई। इधर तायोंग ने घर आकर भी इन दोनों पर नजर रखी हुई थी कि फोन बंद हो गया तो क्या हुआ, बैटरी भी तो लो हो सकती है, इसके लिए यहाँ पर आने की कौन सी जरूरत थी फजूल के बहाने। देखते ही देखते वो लोग गाड़ी में बैठकर चले गए थे और ये तो तायोंग को और भी ज्यादा बुरा लगा। उधर वूजिन पर्क से कह रही थी कि इतना भी कोई मसला नहीं है, पर वो बोला कि कोई बात नहीं, हमें डॉक्टर के पास तो जाना ही है ना। आफ्टर दैट वो वूजिन को हॉस्पिटल लेकर आया था, उसका चेकअप करवाया। डॉक्टर ने वूजिन को कुछ मेडिसिन दी और वो इसका शुक्रिया अदा कर रही थी। पर्क ने जवाब दिया कि अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करना चाहती हो तो फिर कल मेरे साथ लंच पर चलो। जिस पर वूजिन भी हंसते हुए कहती है कि हाँ क्यों नहीं, कल का लंच मेरी तरफ से, लेकिन मुझे सियोन का ख्याल रखना होगा। पर्क कहता है कि कोई बात नहीं, उसको अपने साथ ले आना, मैं उस क्यूट बेबी से मिलना चाहता हूँ। वूजिन भी हंसने लगी कि हाँ वो बहुत क्यूट है और उसकी पिक्चर्स दिखाना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ तायोंग ने मेडिसिन निकाल कर बाहर रख दी थी। वो खुद से ही कहता है कि उसने आने में काफी देर कर दी, कहीं वो दोनों एक दूसरे को डेट तो नहीं कर रहे, लेकिन खैर मेरा क्या लेना देना। ये कहकर वो सोने के लिए बेड पर आ गया था, पर उसे नींद नहीं आती, शायद इसलिए कि वूजिन का उस लड़के के साथ जाना उसे अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ वूजिन घर पहुँच आई थी, उसने देखा कि तायोंग ने सारे घर की सफाई अकेले में कर दी है। यहाँ पर्क जब घर आया और वो सोचता है कि किस तरह वूजिन उस लड़के से हंस खेल कर बातें कर रही थी, शायद वो दोनों अब एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए हो। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। तायोंग नींद से उठा तो उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उसे खांसी हो रही होती है। जब वो बाहर आया तो वूजिन कहीं जाने के लिए तैयार थी। इसने पूछा कि कहीं जा रही हो क्या? वो बोली कि हाँ मैं पर्क के साथ लंच करने के लिए जा रही हूँ, असल में वो मेरे प्रपोजल का हमें कुछ डिस्कस करना था। तायोंग ने सियोन के बारे में पूछा तो वो बोली कि हाँ इसे भी अपने साथ लेकर जा रही हूँ, वीकेंड है ना तो इसका ख्याल मुझे ही रखना होगा, क्योंकि ये बात कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई थी। तभी उसको पर्क की कॉल आ रही थी और तायोंग कहने लगा कि ठीक है जाओ, तुम लोगों को देर हो जाएगी। जिसके बाद वो कुछ काम करने लगा था, लेकिन वो साथ खांस भी रहा होता है। जिस पर वूजिन इससे पूछने लगी कि तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ, डॉक्टर के पास चले क्या? पर उसने मना कर दिया कि नहीं, बस सुबह सुबह है इसलिए ऐसा फील हो रहा है। वूजिन ने उसको बार बार पूछा पर वो यही कहता रहा कि मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है। जिसके बाद अब वूजिन भी सियोन को लेकर जाने ही वाली थी। एक बार फिर भी दरवाजा खोलकर उसे कह देती है कि फिक्र नहीं करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। और जाते हुए भी उसने कई बार सोचा कि मुझे इसे छोड़कर जाना भी चाहिए कि नहीं। तायोंग भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कहना चाहता हो कि प्लीज मत जाओ, मगर वो ये कैसे कहता। खैर उधर पर्क उन दोनों को रिसीव करने के लिए आ गया था और वो साथ में सियोन के लिए एक टेडी बियर गिफ्ट लाया होता है, जिसे देखकर सियोन काफी ज्यादा खुश हो गया। इसके बाद गाड़ी में जाते हुए पर्क बता रहा था कि आज मैंने जरा कैजुअल ड्रेसिंग की क्योंकि मैं चाहता था कि सियोन को अच्छा फील हो। इस पर वूजिन कहने लगी कि अरे तुम्हारी ये ड्रेसिंग देखकर तो मुझे यूनिवर्सिटी वाले दिन याद आ गए, याद है तुम लड़कियों में कितना फेमस हुआ करते थे। पर्क भी उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। वो कहता है कि हर वैलेंटाइन डे पर मेरा मेल बॉक्स मैसेजेस से भरा हुआ होता था और दोनों ही इस बात पर हंसने लगे। इसके बाद लंच का सीन दिखाया गया जहाँ पर्क ने वूजिन को इम्प्रेस करने के लिए काफी कुछ बनवा रखा था और
इवन के कल रात ही शेफ को ऑर्डर दे दिया था सियोन के लिए बेबी फूड बनाने को। इसके बारे में सुनकर वूजिन को काफी अच्छा लगा, जबकि इधर पर्क उसे देखता रहा। ऐसा लग रहा है कि वो फिर से इसे अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस करेगा, मगर फिलहाल तो वो इतना ही कह देता है कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ फिर से वैसे ही रहे जैसे हम यूनिवर्सिटी में रहा करते थे, कोई फॉर्मेलिटी दिखाने की जरूरत नहीं। वूजिन को भी जरा फिशी सा फील हुआ, लेकिन खैर फिर वो सियोन का ख्याल रखने लगी। और दूसरी तरफ हमें ताइयोंग को दिखाया जाता है, उसकी तबीयत अभी भी काफी खराब थी। उसने अपने लिए नूडल्स बनाए, मगर इसका टेस्ट उसे अच्छा नहीं लगा तो वापस रख देता है। बार बार टाइम देखता रहा कि भला लंच में इतना टाइम किसको लगता है। तभी इमसियोन की बेटी ने इसे पिक्चर्स शेयर की कि मिस्टर सोन ये कल वाली सारी फैमिली पिक्चर्स हैं। ताइयोंग अब इसमें वूजिन को देखने लगता है और बस देखता ही रह गया। साथ ही उसे एमीचू की बात याद आ गई कि कैमरा आपकी इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। किसी चीज के लिए जब आपका इंटरेस्ट ही ना हो, प्यार ही ना हो आपके दिल में, तो उसकी आप इतनी अच्छी पिक्चर्स क्लिक कर ही नहीं सकते। अब थोड़ा थोड़ा ताइयोंग को समझ आने लगा कि असल में उसके साथ हो क्या रहा है। इसके बाद उसे वूजिन की भी वो बातें याद आने लगी कि मैं तुम्हारा अम्ब्रेला बनूंगी और मैं तुम्हें बारिश में पिक करने के लिए आया करूंगी। ये सब कुछ सोचकर उसे काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद वो बेड पर आ गया, लेकिन अब उसे काफी बुखार हो रहा था। वूजिन ने इसे काफी सारे मैसेजेस किए हुए थे कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने कुछ खाया कि नहीं, लेकिन इसका फोन साइलेंट पर था। वो इसे कॉल्स भी करती रही पर इसे कुछ पता नहीं चला। वूजिन को अब उसकी काफी फिक्र हो रही थी। खैर वो सियोन को लेकर पर्क के पास आती है और ये लोग आपस में ही कुछ हंसी मजाक शुरू कर देते हैं। इसी दौरान पर्क कहने लगा कि फूड स्टोरी के लिए तुम आज के फूड को भी इन्वॉल्व कर सकती हो और क्यों ना डिजर्ट के लिए हम आसपास के कैफेज को विजिट कर लें। वूजिन ये सुनकर कुछ देर के लिए खामोश हो गई और फिर जवाब दिया कि असल में ताइयोंग की तबीयत ठीक नहीं, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। जबकि दूसरी तरफ ताइयोंग बुखार में तप रहा था। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं जहाँ उसकी टीचर नारेटिव वॉइस में बता रही थी कि ताइयोंग को सारी रात बुखार रहा, शायद बारिश की वजह से, और इसने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। शायद उसे ऐसा फील होता है कि वो इस दुनिया में अकेला है और हर मुश्किल उसे खुद ही बर्दाश्त करनी होगी। तकरीबन हर बारिश के बाद इसको बुखार हो जाता है और ये इस बारे में किसी को भी नहीं बताता। खैर प्रेजेंट में अब ताइयोंग की आंख खुल गई थी और वो काफी बेटर भी फील कर रहा था। बेड से उतरते ही उसने देखा कि वूजिन साइड पर बैठी सो रही है और यहाँ पर पानी और उसमें कपड़ा भी पड़ा हुआ है, यानी कि वूजिन सारी रात इसका ख्याल रखती रही। तभी वूजिन की भी आंख खुल गई थी और इसको देखते साथ ही फौरन से इसके पास आ गई कि अब तुम कैसा फील कर रहे हो, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी, सारी रात तुम्हें तेज बुखार रहा। ताइयोंग बस कुछ कहे बगैर उसको देखता रहा और वूजिन कहती है कि अगर तुमने थोड़ी देर और आंख ना खोली होती तो मैं एम्बुलेंस को कॉल करने वाली थी। अब ताइयोंग ने उससे सवाल पूछा कि तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी थी, तुम जानती हो ना कि वेट करने से मुझे सख्त नफरत है। इससे पहले कि वूजिन कुछ कह पाती, ताइयोंग बहुत हिम्मत करके कह देता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, सारा टाइम तुम्हारे वापस आने का वेट करता रहा। अचानक से ये सुनकर वूजिन को भी एक झटका सा फील हुआ और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां ताइयोंग ने वूजिन से अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस की। वो कहता है कि तुम वो पहली लड़की हो जिसके लिए मेरे दिल में फीलिंग्स आई, जिसके लिए मैंने वेट किया और वो मुझे छोड़कर नहीं गई। वूजिन उसके सामने स्पीचलेस होकर बैठी हुई थी, उसको समझ नहीं आती कि क्या बोलूं। तब तक डोर पर नॉक हुआ और वो बहाना लगाते हुए भाग निकली। दरवाजे पर बायदू था जो कि कुछ खाने की डिशेस लेकर आया हुआ था, जो देखकर वूजिन कहने लगी कि अरे इसकी क्या जरूरत थी। वो बोला कि असल में मॉम बूढ़ी हो गई है ना, उनको पता नहीं चलता कि कितना खाना बनाना है, अगर आपको नहीं चाहिए तो मैं बाहर फेंक देता हूँ। वूजिन ने फौरन से उठा लिया कि चाहिए ना, मैं रख कर आती हूँ। तभी ताइयोंग भी रूम से बाहर आया और इसको देखते हुए पूछने लगा कि इन सनग्लासेस में तुम्हें कुछ नजर भी आता है या खामखा में पहन रखी है। बायदू बोला कि वो सब छोड़ो, मुझे नीचे वाले नेबर से पता चला है जो कि हांजी और इमसियोंग थे कि तुम लोग कपल नहीं बल्कि फैमिली हो। वूजिन सुनकर एम्बैरेस हो गई और ताइयोंग के पास भी कोई जवाब नहीं था। फिर जब वो बर्तन लुटाने के लिए आ रही थी तो ताइयोंग से नजरें नहीं मिला पा रही होती, जो देखकर बायदू इनसे पूछने लगा कि क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या। वूजिन जल्दी आगे से आते हुए कहती है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, और उसे अपने साथ ले जाने लगी। इधर ताइयोंग भी उसको इशारा करके खामोश होने के लिए कह रहा था। खैर अब वो शीशे में अपनी शक्ल देखता है और कहने लगा कि क्या मैंने इस हालत में वूजिन से अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस की। खैर नेक्स्ट सीन सुबह का दिखाया गया जहाँ वूजिन लाउंज में सो रही थी और ताइयोंग उसे देखते हुए कहता है कि ये लड़की बिना रूम में क्यों नहीं सो जाती। अब वो पर्दे आगे करता है ताकि इसे धूप ना लगे। फिर इसे कल रात के बारे में याद आया जहाँ वूजिन इसका ख्याल रखते हुए कह रही थी कि अगर तुम्हें बुखार था तो तुमने मुझे जाने से रोका क्यों नहीं।
जिस पर ताइयोंग ने जवाब दिया कि सब लोग छोड़कर चले ही जाते हैं, चाहे मैं उनको जाने से रोकूं भी, और वूजिन कहती है कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। जिसके बाद उसके फोरहेड को अपनी फिंगर से टच करती है और ताइयोंग को ये सोच कर ही काफी अच्छा लग रहा था। इसके बाद जब वो रूम से बाहर आता है, वूजिन को देखकर पूछने लगा कि तुम उठ गई हो, जो सुनते साथ ही वूजिन ने अपना मुंह जला लिया था और ताइयोंग जल्दी जल्दी उसे पानी देता है। वो इसके सामने बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी और आंखें मिलाए बगैर इसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए खिचड़ी बना दी है, तुम इसे खा लेना और मैं ऑफिस के लिए जा रही हूँ। बैग उठाकर भागने लगी। ताइयोंग उसे पूछता है कि तुमने नाश्ता किया, तो वो बोली कि नहीं, लेकिन मैं ऑफिस में कुछ न कुछ खा लूंगी। बाहर आकर इसे रिलीफ मिला। इसे अभी भी याद आ रहा था कि कल किस तरह ताइयोंग ने मुझसे अपनी फीलिंग्स कॉन्फेस की, लेकिन इसे अभी भी समझ नहीं आती कि मैं क्या बोलूं। तभी उसको किंडरगार्टन से कॉल आई कि आपने सियोन के नाम की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, वो आज से ही किंडरगार्टन ज्वाइन कर सकता है। ये सुनकर तो वूजिन बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, लेकिन कॉल कटने के बाद उसको समझ नहीं आती कि अब ताइयोंग को इसके बारे में कैसे बताऊं। दूसरी तरफ ताइयोंग सियोन से बातें कर रहा था। उससे कहता है कि पता है क्या, आज पहली बार मेरे लिए किसी ने खिचड़ी बनाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी उसकी नजर उस एप्पल पर पड़ी जिससे सिर्फ एक बाइट लिया गया था, तो कहने लगा कि कहीं उसने मेरी वजह से अपना खाना तो नहीं छोड़ दिया, शायद मैं उसको बहुत अनकंफर्टेबल फील करा रहा हूँ। सियोन ने बोला, यानी कि आपने बिल्कुल ठीक कहा। तभी वूजिन ने मैसेज करके बताया कि सियोन को किंडरगार्टन छोड़ देना। कुछ दिनों पहले मैंने वेटिंग लिस्ट में इसका नाम डलवाया था, मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। ताइयोंग भी सियोन को देखते हुए सोच रहा था कि किंडरगार्टन के लिए अभी ये बच्चा बहुत छोटा नहीं है क्या। खैर इसके बाद वो सियोन को रेडी कर रहा था। ये भी उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि सियोन बार बार अपने सॉक्स उतार रहा था। खैर जैसे तैसे करके वो उसे किंडरगार्टन ले आता है। साथ ही उससे बातें करते हुए पूछ रहा था कि दिखने में तुम्हें ये कैसा लगा, अच्छा लगा ना, चलो टीचर को बाव करते हुए हेलो बोलो। आफ्टर दैट टीचर इसे पूछ रही थी कि तुम सियोन के डैडी हो क्या, और वो घूरते हुए कहता है कि मैं डैडी लग रहा हूँ क्या, मैं इसका अंकल हूँ। टीचर इसको सॉरी करते हुए फॉर्म पकड़ा देती है कि इस पर साइन कर दो। ताइयोंग ने इस पर अपना नाम देखा कि वो स्टूडेंट का गार्डियन है, जो देखकर शायद उसे अच्छा ही फील हुआ। इसके बाद सियोन को क्लास में ड्रॉप कर दिया गया। टीचर ताइयोंग से कहती है कि जाने से पहले आप सियोन को बता दो कि आप जल्दी ही उसे पिक करने के लिए आओगे तो वो अच्छा फील करेगा, वरना तो सारा टाइम आपका वेट ही करता रह जाएगा। ताइयोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गया था। उसकी नजर सियोन पर पड़ी तो वो हंसी खुशी खेल रहा था, लेकिन इसे अपना आप याद आता है जब वो अपने बड़े भाई के आने का वेट करता रहता था। यहाँ सियोन इसके पास आ जाता है और ताइयोंग इसको बहुत प्यार से बताने लगा कि तुम यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ खेलना, मैं जल्दी ही तुम्हें लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। तुम्हारे डायपर्स के लिए पैसे भी तो कमाने हैं ना। सियोन बस आ करके इसकी बातों को सुनता रहा और आखिर में जाने से पहले वो खुद ब खुद ही अंकल को हक करने लगा। आज पहली बार ताइयोंग को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आ रहा था। इवन कि जब वो किंडरगार्टन से वापस जा रहा होता है तब भी उसका दिल नहीं करता सियोन को छोड़कर जाने का, और वो खुद से ही कहने लगा कि आखिर मुझे इतना सैड सा फील क्यों हो रहा है। अरे मैं वूजिन को रिपोर्ट करना तो भूल ही गया। अब वो वूजिन के लिए एक मैसेज लिखता है और सोचने लगा कि क्यों ना सियोन की एक पिक्चर भी शेयर कर दूं। यहाँ गलती से उसने अपनी पिक्चर शेयर कर दी। वो बेचारा जल्दी से रिकॉल करना जा रहा था, लेकिन तब तक वूजिन ने वो पिक्चर देख ली। इधर वूजिन भी देखकर हैरान थी कि ये अपनी पिक्चर क्यों भेज रहा है, और वॉन ने तो जैसे ही देखा वो पूछने लगी कि अरे अरे तुम दोनों के बीच में बात बढ़ गई है क्या। वूजिन ने हिम्मत करके कह ही दिया कि वो कह रहा था कि वो मुझे पसंद करता है। वॉन बोली कि देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता होगा। मगर वूजिन कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं, शायद उस वक्त वो नींद में था। इधर वॉन उसे पूछने लगी कि अच्छा तुम बताओ, क्या तुम उसके लिए कुछ स्पेशल फील करती हो क्या। इस पर वूजिन पास्ट के मोमेंट्स को याद कर रही थी कि जब भी मुझे किसी की जरूरत होती है, किसी का कंधा चाहिए होता है, तब मेरे सामने सिर्फ ताइयोंग ही आया। पहले मुझे लगता था कि वो बहुत खड़ूस है, मगर धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो सिर्फ अकेला है, बिल्कुल मेरी तरह, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है, सबके साथ काइंड। इस पर वोनो से कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम दोनों एक दूसरे को डेट क्यों नहीं करते, वो तो पहले से ही तुम्हें पसंद करता है, एक साथ एक घर में भी रहते हो। वूजिन तो फौरन से मुकर गई कि बिल्कुल भी नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही सियोन के अलावा मेरे दिल में किसी के लिए जगह है। इधर ताइयोंग सोच रहा था कि वूजिन ने पिक्चर तो देख ली पर उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया, जबकि उधर वूजिन पर्क और बाकी के एम्प्लॉइज के साथ एक मीटिंग अटेंड कर रही थी, जो खत्म होने के बाद पर्क उसे अपने साथ ड्रिंक के लिए इनवाइट करता है और वूजिन को भी उसके साथ जाना पड़ा। आफ्टर दैट वो रिसेप्शन पर ऑर्डर देकर एक स्पेशल किस्म का जूस बनवा रहा था, जबकि यहाँ बैठी हुई सभी लड़कियां उसे देखती रही। वूजिन ने जब इस जूस को देखा तो वो काफी सरप्राइज हो गई कि तुम्हें आज भी मेरा फेवरेट जूस याद था, और पर्क कहता है कि हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ।
फिर दोनों के बीच में हंसी मजाक वाली बातें शुरू हो जाती है। इसी दौरान पर्क ने सियोन के बारे में पूछा, जिस पर वूजिन ने बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, आज उसका किंडरगार्टन में पहला दिन था। सच कहूँ तो मैं बहुत परेशान थी कि ताइयोंग के जाने के बाद मैं उसे कैसे संभालूंगी। ये सुनकर पर्क कहने लगा कि क्या मतलब, तुम लोग अब साथ नहीं रहोगे? वूजिन ने बताया कि हाँ, हम सिर्फ साथ में 1 महीने के लिए रह रहे थे। और ये सुनकर तो मानो जैसे पर्क को दिली खुशी मिली हो। उसने कह भी दिया कि चलो अच्छी बात है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा था कि तुम किसी लड़के के साथ रह रही हो, यानी कि वो इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स बता रहा था। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर चुमो ताइयोंग को उसकी जिम्मेदारियां बता रहा था कि एज अ असिस्टेंट तुम्हें क्या कुछ करना होगा, इवन के एमी चू को विटामिन्स के टैबलेट्स भी तुम्हें देने होंगे। ये सुनकर ताइयोंग कहता है कि क्या, अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट ही ना करता। खैर, इसके बाद फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है और ताइयोंग इतने अच्छे से पिक्चर्स क्लिक कर रहा था कि डायरेक्टर और बाकी के स्टाफ मेंबर्स भी उसको देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। नेक्स्ट सीन में वो जिन सियोन से बातें करते हुए कह रही थी कि कितनी जल्दी बड़े भी हो गए तुम। पहले मुझे लगा कि शायद किंडरगार्टन के लिए भी तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुमने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, कल भी जाओगे क्या? इन दोनों की बातें अभी चल ही रही थी कि तब तक वहाँ पर ताइयोंग आ गया और पिक्चर वाली बात की वजह से अभी भी दोनों एम्बैरस फील कर रहे होते हैं। उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये दोनों इधर उधर की बातें करते हैं ताकि उस बारे में कोई भी बात ना हो। और आखिरकार वो जिन कहने लगी कि मुझे वॉशरूम यूज करना था, जल्दी वॉशरूम भाग गई। ताइयोंग कहता है कि हाँ ओके, बाय बाय बाय। सीरियसली बाय कौन कहता है? वो भी अच्छे से समझ रहा था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। रूम में आकर सोच रहा था कि मुझे इस बारे में कुछ करना चाहिए। वो कुछ ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील कर रही है। तभी उसको इंजीनियर की कॉल आई कि आपका घर रेडी हो गया है, अब आप शिफ्ट हो सकते हो। ये सुनकर वो बोला कि क्या, और इंजीनियर कहने लगा कि क्या मतलब क्या, तुमने ही तो कहा था कि जल्द से जल्द रेडी करो। कॉल कटने के बाद बेचारा ताइयोंग सोच रहा था कि इतनी जल्दी महीना गुजर भी गया। इसके बाद वो वूजिन के साथ बैठा हुआ उसे बता रहा था कि देखो, मैंने जो कुछ भी कहा इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि मैं तुम्हें प्रेशराइज कर रहा हूँ। मैं बस मजीद अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकता था, इसलिए बताया। इसलिए तुम्हें मेरे सामने एम्बैरस होने की जरूरत नहीं, इवन कि तुम्हारा बदला हुआ बिहेवियर सियोन भी बता सकता है। वूजिन बोली कि मुझे तो लगा था कि शायद तुम नींद में हो, जिस पर ताइयोंग ने जवाब दिया कि मैं ऐसे बिहेव थोड़ी ना कर सकता हूँ जैसे कुछ भी ना हुआ हो। इसके बाद रात का सीन दिखाया गया जहाँ कोई आदमी इनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अंदर से सियोन की और उन दोनों की आवाजें सुनकर वो वापस चला जाता है। अगली सुबह वो जल्दी जल्दी में ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है, जबकि ताइयोंग ने उसके मुंह में ब्रेड पकड़ा दिया उसे हैव अ नाइस डे कहते हुए। फिर नीचे आकर सोसाइटी में उसने कुछ लोगों को और पुलिसमैन को देखा, लेकिन खैर वो पूछे बगैर चली जाती है। कुछ देर के बाद ताइयोंग सियोन को किंडरगार्टन छोड़ने के लिए गया था और कुछ देर के लिए तो वहीं पर खड़े रहकर उसे देखता रहा, जिसके बाद अब वो वापस आ जाता है। बाइदू से पूछने लगा कि क्या हुआ, इतना रश क्यों मचा हुआ है? वो बोला कि भाई साहब, तुम्हें हमसायों की कोई फिक्र हो तो ना, कल रात यहाँ बहुत से घरों में चोरी हुई है, मगर सिर्फ उनके घर जहाँ सिर्फ सिंगल फीमेल रहती थी। तुम भी अपनी लेडी को सावधान रहने के लिए कह देना। ताइयोंग सुनकर कहने लगा कि मैं तो पहले से उसके बारे में बहुत परेशान था, क्योंकि वो ऑफिस से काफी लेट आती है। सियोन ने बताया कि अभी तक उस आदमी के बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन सीसीटीवी कैमरा से देखा गया कि उसने कैप पहन कर रखी हुई थी। जो सुनकर वो बाइदू की तरफ देखते हुए कहता है कि रेड कलर की कैप। बाइदू ने जल्दी से अपनी कैप उतार दी कि अबे साले। सीन में ताइयोंग ने वूजिन को भी इस बारे में बता दिया था कि यहाँ की सिक्योरिटी वैसे ही कुछ ज्यादा टाइट नहीं है, तुम्हें ऑफिस से जल्दी आना चाहिए घर। इधर वॉन वूजिन को ताइयोंग से बातें करते हुए देखकर उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि और बताओ आगे कहानी बढ़ी या नहीं। वूजिन उसको हंसते हुए कहती है कि मेरे ख्याल से तुम्हें अपना दिमाग धोने की जरूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो मुझे काम की बात बता रहा था। दूसरी तरफ ताइयोंग अपना घर विजिट करने के लिए गया था और यहाँ पर वो तरह तरह के बहाने लगा रहा होता है कि घर में किसी तरह का काम ढूंढ ले ताकि इंजीनियर्स यहाँ पर लगे रहे। नेक्स्ट सीन में वो जिन घर आते हुए बस में बैठी सो रही थी और जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो गलती से बहुत आगे निकल आई। खैर अब वो यहाँ पर उतर जाती है। दूसरी तरफ ताइयोंग भी खड़ा इसका वेट कर रहा था बस स्टॉप पे। फिर उसको कॉल करते हुए पूछने लगा कि अभी तक तुम घर नहीं आई। वूजिन ने अपनी सिचुएशन के बारे में बताया और कहती है कि 1 मिनट, कहीं तुम मेरा वेट तो नहीं कर रहे? अरे मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, खुद घर आ सकती हूँ, पहले भी तो खुद ही आती जाती हूँ ना। इसके बाद वो पिछली वाली साइड से अपने घर की तरफ जा ही रही थी
क्योंकि अचानक से उसको रियलाइज हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है और उसको वो बातें भी याद आई कि यहाँ पर चोर घुसा हुआ है। अब वो बहुत ज्यादा डर गई थी और कुछ देर आगे चलने के बाद जब वो पीछे मुड़ी तो अचानक से ताइयोंग उसके सामने आ गया था कि मुझे पता था तुम इस रास्ते से आओगी। वुजिन बेचारी तो इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि कुछ देर के लिए वहीं पर बैठ गई। ताइयोंग भी जल्दी से उसके पास आकर पूछने लगा कि क्या हुआ, तुम इस तरह डरी हुई क्यों हो। नेक्स्ट सीन में वुजिन ने ताइयोंग को सब कुछ बता दिया था और वो इसे पिंकी प्रॉमिस लेते हुए कहता है कि आइंदा अगर ऐसा कुछ भी होगा तो तुम मुझे कॉल करोगी, मैं तुम्हारे बारे में बहुत परेशान था। वुजिन ने भी उसे प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। इसके बाद ताइयोंग ने अपने घर के बारे में बताया कि आज मैं विजिट करने के लिए गया था लेकिन कुछ और भी उसमें काम बाकी है अभी, तो शायद मुझे कुछ दिन और तुम्हारे घर रहना पड़ जाए। वुजिन जो पहले कहती थी कि तुम एक दिन भी और नहीं रह सकते, अब वो कहने लगी कि हाँ कोई मसला नहीं, जब तक चाहे रह सकते हो। ताइयोंग भी ये सुनकर खुश हो गया। इसके बाद उसको पेपर स्प्रे पकड़ाता है कि ये तुम्हारे लिए, आइंदा अगर इस तरह की सिचुएशन बने तो सबसे पहले तुम ये स्प्रे उसकी आंखों में कर सकती हो। वुजिन को यकीन नहीं आता कि ये केयरलेस सा बंदा इतना केयरिंग कब से हो गया। अब वो स्प्रे को ओपन करके देखने लगी कि इसको यूज कैसे करते हैं, ये तो काम ही नहीं कर रहा। ताइयोंग उसके हाथ से लेकर उसे चेक करके दिखाने लगा और जाने अनजाने में उसने अपनी आंखों में स्प्रे कर दिया था। अब तो वो बेचारा बहुत हड़बड़ी में आ जाता है कि अरे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, ये क्या हो रहा है, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाओ। जैसे तैसे करके वुजिन उसको घर ले आई, उसकी आंखें दुलाती है। वो अभी भी शोर मचा रहा था जबकि वुजिन उसे कहती है कि आंखें खोलो। उसके फेस को हाथों में पकड़कर उसे देख रही थी और ताइयोंग ने जब आंखें खोलकर ये वाला सीन देखा तो एक बार फिर से उसका दिल फिसल गया। वुजिन भी एम्बैरस हो जाती है और उस स्प्रे के साइड इफेक्ट्स देखने के लिए बाहर जाने ही वाली थी कि तभी उसका पैर स्लिप हुआ और गिरने से पहले ही ताइयोंग उसे पकड़ लेता है। यहाँ दोनों की आंखें फिर से चार हुई, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। वुजिन जैसे तैसे करके बाहर आ गई थी और उसे समझ नहीं आती कि आखिर मुझे हो क्या गया। साथ ही उसे वॉन की बातें भी याद आ रही थी कि अभी भी कुछ ज्यादा देर नहीं हुई, तुम उसे कंसीडर कर सकती हो। नेक्स्ट सीन में टीम लीडर पर्क सबको बता रहा था कि आज हमारी बहुत फेमस कंपनी के साथ मीटिंग होने वाली है। कुछ ही देर में वो लोग आ गए थे जो कोई और नहीं बल्कि एमी चू और उसके स्टाफ मेंबर्स थे। पर्क और वुजिन अचानक से ताइयोंग को देखकर हैरान हो जाते हैं जबकि वो असिस्टेंट लड़का चू जियोंग भी इसे देखकर याद कर रहा था कि ये कुछ जाना पहचाना लग रहा है। एमी चू ने भी वुजिन की पिक्चर देखी हुई थी, कहने लगी कि वाइफ। ये सुनकर तो और भी सब हैरान हो जाते हैं। खैर फिर इग्नोर करते हुए मीटिंग स्टार्ट कर दी। मीटिंग के दौरान ताइयोंग ने कुछ अच्छे पॉइंट्स बताए जो एमी चू को पसंद आए और वुजिन भी देख रही थी कि लड़का तो काफी इम्प्रेसिव है। मीटिंग खत्म होने के बाद चू जियोंग बोला कि क्यों ना हम सब साथ में डिनर करें, जिस पर एमी चू बोली कि मुझे तो इन स्टफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, बाकी आप लोग जा सकते हो। आफ्टर दैट सब डिनर के लिए जाने लगे और चू जियोंग अभी भी ताइयोंग के पीछे पड़ा हुआ था कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। वो इसे जान छुड़ाने के लिए कहने लगा कि लिफ्ट आ गई। लिफ्ट में आने के बाद ताइयोंग सोचने लगा कि ये लड़का बार बार ऐसा क्यों कह रहा है कि इसने मुझे कहीं देखा है। तभी इसको याद आया कि उस दिन लॉबी की वीडियो बन गई थी। इधर एलिवेटर ने भी लॉबी फ्लोर पर पहुंचने की नोटिफिकेशन दे दी, जो सुनते साथ ही चू जियोंग कहने लगा कि हाँ लॉबी, तुम वही लड़के हो ना जिसने लॉबी में सीन बनाया था। बेचारा ताइयोंग बहुत ज्यादा एम्बैरस हो गया, इवन के वुजिन भी, क्योंकि सबको सच पता चल गया है। इसके बाद हमें डिनर का सीन दिखाया गया जहाँ वुजिन सबको सच बताते हुए एक्सप्लेनेशन दे रही थी कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं चल रहा, पर चू जियोंग कहता है कि अगर कुछ भी नहीं चल रहा तो फिर इसने तुम्हें बेबी क्यों कहा था। पर्क से अब मजीद ये सब कुछ सुना नहीं जा रहा। वो कहता है कि बस भी कर दो तुम लोग, खामखा किसी के मामलात में टांगे क्यों अड़ा रहे हो। इसके बाद बाकी सब तो खेल में लग गए थे, लेकिन ताइयोंग और पर्क वुजिन की जान नहीं छोड़ते क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से ही जेलस फील कर रहे थे। जैसे तैसे करके दोनों एक दूसरे को बताना चाहते थे कि मैं वुजिन की ज्यादा क्लोज हूँ, मैं उसकी ज्यादा फिक्र करता हूँ, तुम तो बस कुछ टाइम के लिए उसके साथ हो। वुजिन को भी समझ नहीं आती कि ये दोनों इतनी एक्स्ट्रा केयर क्यों दिखा रहे हैं। खैर वो बेचारी भी मजबूर थी इन दोनों के साथ बैठने के लिए। पर्क और ताइयोंग दोनों एक दूसरे को आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। तभी डायरेक्टर चुमो आकर इनसे पूछने लगा कि अरे तुम दोनों गेम में कंपटीशन क्यों नहीं लगा लेते। इसके बाद दोनों के बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो गया था, जबकि वुजिन की कुलीग्स उसे पूछने लगी कि तुम्हारा समधी जी काफी हैंडसम लग रहा है, वैसे इन दोनों में तुम्हारे टाइप का लड़का कौन है। वुजिन ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। इसके बाद कंपटीशन के दौरान पर्क की कोशिश होती है कि वो वुजिन के करीब आए ताइयोंग को जेलस फील कराने के लिए, लेकिन तब तक बीच में असिस्टेंट आ गया था और ताइयोंग को इस पर हंसी आने लगी।
इसके बाद जब ताइयोंग की बारी आई और उसने गोल हिट कर दिया था तो वो खुशी के मारे वूजिन को हक कर देता है। पर्क को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और ताइयोंग को भी थोड़ी देर में रियलाइज हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। खैर अब वो जल्दी जल्दी से डायरेक्टर चूमो को हक कर देता है क्योंकि वो ये कंपटीशन जीत गया था। इसके बाद अब ये लोग वापस जा रहे होते हैं। सबसे पहले तो चू जियोंग को टैक्सी में बिठाया क्योंकि वो काफी ड्रंक था। इधर डायरेक्टर चूमो ने ताइयोंग को अपने साथ स्टूडियो में चलने के लिए कहा कि हमें कुछ काम है और पर्क वूजिन से कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। ये तो ताइयोंग बिल्कुल भी नहीं चाहता था। उसने बहुत कोशिश की कि वूजिन उसके साथ ना जाए लेकिन फिर भी उसे जाना पड़ा। गाड़ी में बैठने के बाद डायरेक्टर चूमू ताइयोंग से कहता है कि लड़के तुम तो सच में अपनी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं छुपा सकते। वैसे सच बताऊं तो इस सब में सिर्फ टाइमिंग्स ही मैटर करती हैं। फिर धीमी आवाज में कहने लगा कि मुझे ही देख लो, मैंने शादी को अच्छे से रिबिल्ड किया ही नहीं कि मुझे डिवोर्स लेनी पड़ रही है। ताइयोंग ने सुन लिया था। वो कहता है कि तुम्हारे पास अभी भी काफी सारे चांसेस है मगर तुम इसको मिस कर रहे हो। जो सुनकर वो बोला कि क्या तुम जानते हो मेरे और एमीचू के बारे में? ताइयोंग बोला कि हाँ, किसको नहीं पता होगा कि तुम दोनों मैरिड हो, हर वक्त जो एक दूसरे पर चिल्लाते रहते हो। दूसरी तरफ वूजिन कुछ टाइम बेटर फील करने के लिए गाड़ी से बाहर आ गई थी। यहाँ वो और पर्क वो फायर क्रैकर्स देखने लगे जो 7 साल पहले इन दोनों ने मिस कर दी थी। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि आज से 7 साल पहले जब ये दोनों यूनिवर्सिटी में थे तब भी पर्क ने इसे पूछा था ये फायर क्रैकर साथ में देखने के लिए, लेकिन किसी वजह से वूजिन इसके साथ नहीं जा पाई। प्रेजेंट में वूजिन वहाँ बैठकर इसे सॉरी करने लगी कि उस वक्त मैं अचानक से चली गई थी, यकीनन तुम्हें बुरा तो लगा होगा। असल में मेरा कभी भी अब्रॉड में एडमिशन नहीं हुआ था। उस वक्त भी तुम काफी रिच थे, तुम्हारे पास खुद की गाड़ी थी और मैं एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी। पता नहीं क्यों लेकिन मुझे लगा कि हम दोनों की मंजिल एक नहीं है। इस पर पर्क ने जवाब दिया कि मैं ये सब कुछ पहले से जानता था, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम एम्बैरेस ना हो जाओ। वूजिन ये सुनकर उसे देखते हुए सोच रही थी कि इस लड़के ने मेरे लिए कितना वेट किया। खैर इसके बाद वो दोनों अब घर आते हैं। वूजिन ने पर्क का शुक्रिया अदा किया जिसके बाद वो अपने घर की तरफ चलने लगी और पर्क वहीं पर खड़ा उसे देख रहा था। इधर ताइयोंग भी वूजिन को कॉल करते हुए पूछने लगा कि तुम घर पहुंच गई हो क्या? वो बोली कि हाँ बस पहुंच गई हूँ, तुम कब आने वाले हो? उसने जवाब दिया कि बस कुछ टाइम में आ रहा हूँ। तभी वूजिन ने दरवाजा खुला देखा और कहने लगी कि तुम दरवाजा खोल कर गए थे क्या? वो बोला कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं बंद करके गया था। अंदर तो सारा घर ही बिखरा हुआ पड़ा था। वूजिन को देखकर यकीन ही नहीं आता। अचानक से उसके सामने कोई आ गया था और उसने जोरों की चीख मार दी। उसकी चीख ने ताइयोंग को बुरी तरह से डरा दिया कि क्या हुआ है। दूसरी तरफ पर्क को भी उसकी आवाज आ गई थी और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।